हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे सेकेंड ऑफ दिसंबर सॉरी 2 सितंबर 2024 का न्यूज़पेपर और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये सब हम आज देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है फ्लड सिचुएशन रिमेन ग्रीन इन तेलंगाना आंध्र प्रदेश। ये एक नॉर्मल न्यूज़ है, इस पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऐसे फ्लड है जो वो नेचुरल डिजास्टर में आता है जो कि GS1 में है। ठीक है, आगे चलते हैं। एंश्योर LGBTQ कपल्स गेट राशन कार्ड से सेंटर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसको आप सोसाइटी में एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो, इसको आप GS2 में एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो। उसके बाद LGBTQIA+। ठीक है, तो LGBTQ एक वुलनरेबल सेक्शन में आता है। ठीक है, मुझे आप बताइए LGBTQ जो है वो उसको और कौन कौन से राइट दिए गए हैं। ठीक है, और मुझे बताइए आपसे मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछता रहूंगा, उसके बाद आपको सर्च करके कमेंट सेक्शन में आंसर देना है सो दैट आपकी नॉलेज एनहांस रहे और एक परमानेंट मेमोरी सेटअप हो जाए। ठीक है, तो ये आपने अपने एग्जाम्पल जो है GS1 के सोसाइटी में ऐड कर लेना है और वल्नरेबल जो सेक्शन है GS2 के सोशल जस्टिस में ये ऐड कर लेना है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में भी और सोसाइटी में भी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो मणिपुर में चल रही है वायलेंस, उसमें 2 लोगों की डेथ हो चुकी है। ठीक है, उनको मारा जा चुका है। तो इसमें मणिपुर का आज हम मैप देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है, रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट। उन्होंने बोला है एडजर्नमेंट का जो कल्चर है उसको चेंज करना पड़ेगा। एडजर्नमेंट का कल्चर क्यों बोला उन्होंने? जो कोर्ट्स में जो केसेस होते रहते हैं ना, कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट में इतनी जो केसेस हैं वो सारे पेंडिंग हैं। तो उसका जो कल्चर है उसमें क्या है, 10-10 साल 20-20 साल डिसीजन आने में लग जाते हैं, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है, हाई कोर्ट किस आर्टिकल में है, और मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस आर्टिकल में बोला जाता है, और मुझे बताइए आप कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है या नहीं है। उसके बाद मुझे बताइए कि चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है उनको अपॉइंट कौन करता है, किसकी एडवाइस पे। अब मुझे बताइए 99th अमेंडमेंट 2014 क्या इंडिया में अप्लाई है या नहीं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको सर्च करके कमेंट सेक्शन में लिखना है, इससे आपका काफी रिवीजन हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या है, एयर पोल्यूशन। आपके आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट है उसने बोला है कि एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए वो लोग क्या करेंगे, सजेशन लेंगे बीजेपी और कांग्रेस का। अब इस न्यूज से हमें कोई मतलब नहीं है। अब उन्होंने बोला आर्टिफिशियल रेन का वो प्लान कर रहे हैं सो दैट एयर पोल्यूशन को टैकल किया जा सके। अब एयर जो पोल्यूशन है वो किस में है, GS3 में। एयर पोल्यूशन GS3 में है, तो GS3 में है। अब आर्टिफिशियल रेन को एज ए सजेशन कर सकते हो आप पोल्यूशन को टैकल करने के लिए। एक पॉइंट मिल गया हमें कि यूजिंग ऑफ आर्टिफिशियल रेन टू कब दी, जैसे यूजिंग ऑफ इवन ओड फॉर्मूला, यूजिंग ऑफ सल्फरलेस व्हीकल, यूजिंग ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल, ये सारे क्या पॉइंट हैं कि हम एयर पोल्यूशन को टैकल कैसे कर सकते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल रेन का भी आप ऐड कर सकते हो। लेकिन प्रीलिम्स परस्पेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, प्रीलिम्स परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, अब मुझे बताइए सफर क्या है, सफर। ठीक है, और नेशनल एयर क्वालिटी जो इंडेक्स मेजर करते हैं उसमें कौन कौन से पोल्यूटेंट है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आगे चलते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट न्यूज पे। ओके, देखो शिवाजी काफी रिस्पेक्टिव मतलब कि हैं महाराष्ट्र की साइड में, हालांकि पूरी कंट्री में उनकी एक वो बनी थी स्टेचू, वो गिर चुकी है। 36,000 करोड़ कुछ पैसे लगे थे, तो उसके लिए अपोलोजाइज किया है मतलब अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो शिवाजी एक प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है शिवाजी। ठीक है, अब मुझे बताइए बैटल ऑफ पुरंदर कब हुई थी, बैटल ऑफ पुरंदर, चलो मैं ही बता देता हूँ डेट, 1665 में। ठीक है, मुझे ये बताइए किस किस के बीच में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो
करप्शन का एग्जाम्पल आ गया, मिस गवर्नेंस का एग्जाम्पल आ गया। न्यूज़पेपर को टोटली यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पढ़ो। 5 ट्रेनीज जो एसआई है उनको अरेस्ट कर लिया गया। उन्होंने क्या किया था, पेपर लीक करके वो जॉब पे लगे थे। अब जो खुद ही पेपर लीक करके लगा है, वो आगे क्या करप्शन को रोकेगा, वो तो फिर से करप्शन करेगा। ठीक है, तो ये मिस गवर्नेंस भी है और करप्शन भी है। तो आप इसको कहाँ ऐड कर सकते हो, गवर्नेंस में और करप्शन वाले में। ठीक है, एक देखो, एक इंपॉर्टेंट, जहां भी ट्राइब आए वो भी वनरेबल सेक्शन में है। डोंगरिया कौन ट्राइबल चिल्ड्रन के लिए स्कूल में जाना बड़ी मुश्किल हो रहा है क्योंकि स्कूल काफी दूर है। तो ये डोंगरिया कौन ट्राइबल चिल्ड्रन कहाँ के हैं, उड़ीसा, उड़ीसा से हैं। बस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है जो पीवीटीजी, कितने स्टेट में है और यूटी में है कितने में, ये बताना है। इनके लिए क्राइटेरिया क्या क्या है ये बताना है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ शेड्यूल जो अपने है 5 क्या है, शेड्यूल 6 क्या है। शेड्यूल 5 में क्या है, शेड्यूल एरिया है। और वो जो 6, जो 4 स्टेट हैं शेड्यूल ट्राइब वाले, वो शेड्यूल 6 में। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, इससे हम यूपीएससी के एंगल से ऐड कर सकते हैं इसमें। उसके बाद इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। एडिटोरियल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देखो, इस एडिटोरियल को हम इंडिया की जीएस, मतलब कि अपने जीएस पेपर 2 से ऐड कर सकते हैं, आईआर से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पीएसआईआर के पेपर 2 सेक्शन बी से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पीएसआईआर के पेपर 1 में डेमोक्रेसी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी से ऐड कर सकते हैं। तो पीएसआईआर वालों के लिए बताओ मुझे, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी किसने दी थी और क्या है ये। ठीक है, अब देखो इस आर्टिकल में क्या बोला गया है ये देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। अब इंडिया है ना जो अपने नेबरहुड में बहुत सारे मतलब डिस एरे देख रहा है। ठीक है, तो मतलब कि इंडिया का जो नेबरहुड है वो टोटली अनस्टेबल हो चुका है, टोटली अनस्टेबल, बिखर चुका है। ठीक है, क्यों, इसके बहुत सारे रीजन है जो अपने जो राइटर हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया बड़े अच्छे से। शॉर्ट स्पैम में चेंज हुआ है। ठीक है, क्या चेंज हुआ है, 16 ईयर एगो क्या होता था, 2008 से 2010 में। ठीक है, 3 ईयर के स्पैम में क्या हुआ, इंडिया के जो नेबर, इंडिया का जो नेबरहुड है उसमें काफी अलग अलग इवेंट हुए। ठीक है, मतलब कि डेमोक्रेसी जिससे काफी इम्पैक्ट हुई। ठीक है, तो अब ये स्टार्टिंग से सारे इवेंट्स को बता रहे हैं जो राइटर हैं, कहाँ क्या हुआ मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। 2008 में बांग्लादेश में मिलिट्री रूल था, उन्होंने क्या किया, इलेक्शन करवाए। 2009 में वहाँ शेख हसीना जी प्राइम मिनिस्टर बनी, जो कि 2024 तक कंटिन्यू रही। वहाँ डेमोक्रेसी आ गई थी यानी कि। और लास्ट 15 ईयर से इंडिया के उसके साथ काफी अच्छे रिलेशन थे बांग्लादेश के साथ। उसके बाद क्या है, 2009 में श्रीलंका में भी 23 ईयर के बाद, मतलब एक ग्रुप था लिट्टे ग्रुप। ठीक है, उसको डिफीट किया जा चुका था और वहां भी मतलब अच्छी गवर्नमेंट आ चुकी थी, स्टेबल गवर्नमेंट। अक्टूबर 2008 में 30 साल के बाद, मतलब प्रेसिडेंट जो वहां के थे मालदीव के, वहां क्या था, ऑटोक्रेटिक थे वहां। अब वहां भी डेमोक्रेसी आ चुकी थी। म्यांमार में भी 2010 में मिलिट्री रूल के बाद म्यांमार में 2010 में डेमोक्रेसी आ चुकी थी। वहां की जो लीडर थी वो प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी, आंग सान सू की। ठीक है, आंग सान सू की, क्या वो प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी यानी कि। और पाकिस्तान में भी एक सिविलियन गवर्नमेंट बन चुकी थी, जो उनके प्रेसिडेंट थे मुशर्रफ, वो जेल जा चुके थे 2008 में। अब ये इवेंट कब का बता रहे हैं, जब डेमोक्रेसी आई थी अपने नेबरहुड में। लेकिन अब क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी डिस्पर्स हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। ठीक है, तो क्यों हो रही है, ये सब रीजन इसने लिखे हैं और इंडिया का क्या रोल है इसमें। तो इन डेवलपमेंट ने एक होप दी कि डेमोक्रेसी सरवाइव करेगी, और चाहे कितने भी इम्परफेक्शन हो, डेमोक्रेसी क्या करेगी, सरवाइव इंडिया के नेबरहुड में। तो उससे क्या हुआ, जब डेमोक्रेसी आई तो इंडिया ने भी काफी डेवलपमेंट में असिस्टेंस किया जो अपने नेबर हैं वहां पे। ठीक है, तो क्या क्या हेल्प की इंडिया ने, किस किस की कैसे की। जैसे इंडिया ने क्या किया,
नदन श्रीलंका है, जो श्रीलंका का जो नदन पार्ट है इंडिया से लगता है जो, उसको लाइन ऑफ क्रेडिट दिया। ठीक है, बांग्लादेश को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया। अब ये लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, म्यांमार को दिया। यानी कि हमने अपने जो नेबर हैं उसको, मालदीव को, सबको पैसे बांटे, भर भर के पैसे बांटे कि तुम स्टेबल रहो। क्योंकि अगर पड़ोस अच्छा रहेगा तभी तो शांति रहेगी ना। अगर पड़ोस में ही हा हुल्ला मच रखा है तो हम भी डिस्टर्ब होंगे। यही होता है ना। तो हमने बहुत सारे पैसे बांटे। अब लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में सवाल बन सकता है लाइन ऑफ क्रेडिट। यानी कि हमने बोल दिया कि आप 1 लाख करोड़ रुपए ले लो विदाउट इंटरेस्ट। और ये नहीं कि अभी ले लो, आपको जब भी जरूरत पड़े इसमें से निकालते रहो। स्टार्टिंग में 10,000 निकाल लिए, फिर 20,000 निकाल लिए, फिर 30,000। और उनका वापिस करने का जो टेन्योर है वो काफी कम होता है, मतलब बहुत जल्दी रिटर्न नहीं करने होते। और उनके ऊपर मतलब काफी डिस्काउंट होता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो लाइन ऑफ क्रेडिट को। ठीक है। तो अब जब इंडिया ने इतनी अच्छी अपनी इमेज बना ली, क्योंकि हम सबको पैसा बांट रहे हैं, अगर पैसा देंगे तो लोग हमें अच्छा बोलेंगे ना। तो इंडिया को तो अच्छा बोलने लग गए लोग। इंडिया को अच्छा बोलने लग गए तो इंडिया की काफी अच्छी इमेज होगी। चाइना की एक चेक बुक डिप्लोमेसी, ये वर्ड यूज करने हैं आईआर में और पीएसआईआर दोनों में, जीएस 2 में, आईआर में। कि चाइना की जो चेक बुक डिप्लोमेसी थी, इन इंडिया की काफी अच्छी इमेज हो गई उससे। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अब आते हैं, ये थी पहले की बात, 2008 टू 2010। अब प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है। अब जो प्रेजेंट में है अनरिकॉग्नाइजेबल, अब तो कुछ पता ही नहीं चल रहा यार। देखना इंडिया की जो कंट्री है अलग अलग क्या हो रहा है। अब देखो, बांग्लादेश में 4 इलेक्शन हो चुके थे, हमें लगा वहां डेमोक्रेसी अच्छी है, आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एकदम से शेख हसीना की जो गवर्नमेंट है वो कोलैप्स होगी। शेख हसीना जी को इंडिया में आके शरण लेनी पड़ी। इंडिया में असाइलम लेने के बाद शेख हसीना जी वहां क्या आ गया, मिलिट्री रूल आ गया। ठीक है। अब ये बोलते हैं कि क्या इंडिया इसको प्रिवेंट कर सकता था? हाँ, कर भी सकता था। ठीक है। बट अगर इंडिया को कुछ टाइम मिल जाता, अगर ये इवेंट में इंडिया को कुछ टाइम मिल जाता या मतलब, लेकिन एकदम से डिसीजन लेना अच्छा नहीं है। और किसी भी कंट्री के इंटरनल अफेयर में अगर हम इंटरफियर करते हैं तो इसका मतलब उसकी सोवरेनिटी को हम हैम्पर कर रहे हैं। तो ये हमारे मतलब कि एक मतलब राइट थिंग नहीं माना जाता। और इंडिया ऐसे कभी भी किसी भी कंट्री के इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर बहुत बहुत ना के बराबर करता है। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, तो इंडिया ने इंटरफेयर नहीं किया। उसके बाद 2022 में श्रीलंका में भी सेम बांग्लादेश जैसा हाल हुआ था। श्रीलंका डूब गया था कर्ज के नीचे, उनके जो प्रेसिडेंट थे वो भाग गए थे। जनता ने उनको अच्छी तरह से इंजॉय किया था प्रेसिडेंट के ऑफिस को। वहां बहुत सारी पिक भी देखी होंगी आप लोगों ने। तो अब क्या ऐसा इंडिया में भी हो सकता है, राइटर बोल रहे हैं, क्या ऐसा इंडिया में भी पॉसिबल है कि जनता टोटली गवर्नमेंट को उखाड़ फेंके, हमारे प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को भागना पड़े? जन मतलब कि राइटर ने बोला नो। क्यों? क्योंकि इंडिया में ऐसा तब भी हो सकता था 1991 में, लेकिन हमने इसको बचा लिया। प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम पे? नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह। तो एलपीजी जो रिफॉर्म आए थे, और अच्छे से हमने मतलब कि उनको इम्प्लीमेंट किया। और अब इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 4 बिलियन तक, मतलब 5 ट्रिलियन का है हमारा मेन एम। तो हमने हमें पैकेज मिल चुका था और हमने अपनी इकोनॉमी को बचा लिया। उसके बाद है इंडिया का क्या रोल है अपने जो पड़ोस में जो कुछ चल रहा है। इंडिया ना, जैसे पहले क्या करता था, इंडिया एक पार्टी के साथ ज्यादा इंडल्ज रहता था। जब उस पार्टी की गवर्नमेंट रहती थी तो इंडिया के उस कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन थे। ऐसा ही श्रीलंका था, ऐसा ही मालदीव था, ऐसा ही बांग्लादेश था। लेकिन फिर इंडिया को बड़े इशू फेस करने पड़ते थे, क्योंकि अपोजिट पार्टी भी कभी ना कभी तो गवर्नमेंट में आएगी। तो इंडिया की इस स्ट्रेटजी को जो राइटर है उसने क्या बताया है, रॉन्ग बताया है। अब इंडिया ने क्या किया है, जो मालदीव के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइजू, उनके साथ भी अच्छी इंगेजमेंट की है, अच्छी इन्वॉल्वमेंट है। और अब
बीच में इशू हो गया था, लेकिन अब इंडिया ने ये चीजें सीख ली हैं कि अच्छे से इंडिया ने सबके साथ करके चलना है, मतलब नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है, ना कि किसी पार्टी को। तो अब इंडिया कंफ्यूजन में है कि जैसे अब म्यांमार में इंडिया क्या मिलिट्री का साथ दे, क्योंकि वहां तो कोई गवर्नमेंट नहीं है। डायलमा है अब इंडिया के पास कि किस साइड जाए। ठीक है। तो इंडिया के ऐसे जो डिसीजन थे एक पार्टी के साथ रहना, इससे इंडिया की जो इमेज थी वो काफी डाउन गई, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो नेबरहुड की थी वो काफी इम्पैक्ट हुई, नेगेटिव में गई। जैसे तालिबान के साथ हमने क्या किया, टोटली नेगेटिवली कोऑपरेट किया। नेगेटिव कोऑपरेट किया। नेगेटिव कोऑपरेट में क्या है कि हमने तालिबान को बिल्कुल नहीं माना, और यूएस ने ही पूरा रोल प्ले किया, और यूएस ने हमें क्या किया, बातचीत में भी नहीं बुलाया। यूएस, तालिबान की जब बात हो रही थी तो बाकी स्टेक होल्डर थे, जैसे कि मतलब पाकिस्तान भी था, एक दो स्टेक होल्डर और थे। अब जब कतर में ये सब बात हुई तो इंडिया को नेग्लेक्ट कर दिया गया। अब ये नेग्लेक्ट करना इंडिया को बहुत गलत चीज है। ठीक है। तो अब इंडिया की पॉलिसी अच्छी नहीं थी, लेकिन बाद में हमने काफी इम्प्रूवमेंट किया, और तालिबान की हमने वहाँ हेल्प भी की। वहाँ अपने प्रोजेक्ट जो थे वहाँ पे भी तालिबान वालों ने भी वहाँ पे अटैक नहीं किया। तालिबान ने जब वहाँ अटैक नहीं किया तो इट मीन्स इंडिया की एक पॉजिटिव इमेज गई, और इंडिया ने वहाँ बिजनेस भी कंटिन्यू रखा। सिमिलरली हमने नेपाल के साथ भी, स्टार्टिंग में वहाँ अनस्टेबल गवर्नमेंट थी, लेकिन उसके बाद भी हमारी फ्रेंडशिप रही। ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ लिख रखी हैं राइटर ने। तो मेन चीज क्या है, इन सब अपहील के बाद भी इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिया का जो रोबस्ट डेवलपमेंटल सपोर्ट है, किसके लिए, बेडरॉक बन रहा है क्लोज रिलेशन विद इट्स नेबर। क्योंकि हम इतना सारा पैसा देते हैं, इतने सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं नेबरिंग कंट्री में, तो ये काफी अच्छा काम कर रहा है। ठीक है। यहाँ की जो मतलब जो तालिबान है उसने इंडिया के प्रोजेक्ट पे अटैक भी नहीं किया, जो इंडिया के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं अफगानिस्तान में, क्योंकि उनको डायरेक्ट उनकी जो पीपल्स हैं उनको काफी बेनिफिट हो रहा है उससे। तो वो अटैक क्यों करेंगे। तो इंडिया की काफी अच्छी इमेज बन रही है, लेकिन इंडिया को और अच्छे से सस्टेनली वे से एंगेज करना होगा अपने नेबर के साथ। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज, आप डेमोक्रेसी से रिलेटेड अगर जीएस 2 में या फिर पीएसआईआर में क्वेश्चन आ जाए तो पॉजिटिव कंक्लूजन ये लिख सकते हो, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मार देना, that once the gene of democracy has been freed, it is difficult to put it back in the bottle। देखो कितनी अच्छी लाइन है, लिख लेना, इसको ऐड कर लेना। यही चीजें जो आपके मार्क्स दिलाती हैं। आई होप ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ये आर्टिकल अभी डिस्कस नहीं करते हैं, ये सिर्फ सूडान की बात कर रहा है। सूडान में मतलब कि फिर से लड़ाई चल रही है पहले से ही, क्यों चल रही है, कौन कौन से ग्रुप है, दाफुर रीजन क्या है, जो कि कहाँ आया था, यूपीएससी में भी आया था, पीवाईक्यू में। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। देखो जुडिशियल अपॉइंटमेंट में क्या, क्यों नहीं हो रही जुडिशियल अपॉइंटमेंट, जिस वजह से बहुत सारे जो केसेस हैं वो पेंडिंग है। ठीक है। 60 लाख केस पेंडिंग है, 60 लाख केस हाई कोर्ट में, और 30% वैकेंसी है। अब इसका जब रीजन की बात करते हैं तो वो उसके ऊपर दोनों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होते हैं। देखो, एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है। सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रही। ठीक है। अब क्यों नहीं हो रही, एक होता है कोलेजियम सिस्टम, एक होता है पॉइंट एनजेएसी एक्ट, गवर्नमेंट लेके आई थी ये 2014 में। इसमें क्या था, इसमें था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, दो सीनियर मोस्ट जजेज होंगे, और कुछ गवर्नमेंट के मेंबर होंगे। ठीक है। तो ये जो बॉडी है ये डिसाइड करेगी कि मतलब जजेज को, अपॉइंटमेंट को, जो जजेज का अपॉइंटमेंट है ये बॉडी डिसाइड करेगी। ठीक है। लेकिन हुआ क्या, लॉ मिनिस्टर होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और 2 मीनियंट पर्सन होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जजेज होंगे। ये बॉडी डिसाइड करेगी कि कौन सुप्रीम कोर्ट के जजेज के अपॉइंटमेंट को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, एनजेएसी को नलिफाइड। क्यों, इन्होंने बोला देखो ये, एक तो ये बेसिक स्ट्रक्चर को ये क्या कर रहा है, डेटोरेट कर रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा चीज क्या है, इसमें मतलब कि
पॉलिटिकल इंटरफियरेंस बढ़ जाएगा, तो जुडिशियल जो ट्रस्ट है लोगों का वो नहीं बिल्ड होगा। तो ये सब रीजन देके इसको क्या कर दिया, नलीफाई कर दिया। अब मेन बात ये है इस आर्टिकल में कि जो ऑथर हैं हमारे रिस्पेक्टेड ऑथर सर क्या कह रहे हैं, प्रदीप मेहता सॉरी, ये कह रहे हैं कि देखो अगर एनजेएसी होता तो बहुत अच्छी बात थी, अपॉइंटमेंट जल्दी जल्दी होती, अपॉइंटमेंट होती तो केस भी जल्दी जल्दी निपटते, केस जल्दी निपटते, लोगों का ट्रस्ट और ज्यादा बनता, ट्रस्ट ज्यादा बनता तो हारमोनी ज्यादा बनती, ठीक है, तो एक हम प्रोग्रेस की तरफ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब ये कह रहा है कि हमें ऐसा करना चाहिए, फिर से लेके आना चाहिए, हमें दूसरी कंट्री से लेसन सीखना चाहिए। जैसे एक कंट्री है यूके, वहां पे भी रिफॉर्म आया था 2005 में, वहां पे कैसे होते हैं जजेस के अपॉइंटमेंट, एक होता है वहाँ कोर्ट इन इंग्लैंड और एक वेल्स में है सुप्रीम कोर्ट, उनके लिए एक कमीशन है 15 मेंबर का, जो कि अपॉइंटमेंट करता है नॉमिनेशन ऑफ जजेस की, ठीक है। इसमें 6 जुडिशियल मेंबर हैं, 2 ट्राइब्यूनल जज हैं, 2 प्रोफेशनल मेंबर हैं, ठीक है। तो ये सब लोग मिलके डिसाइड करते हैं। ऐसे ही एक कंट्री और है साउथ अफ्रीका, वहां पे भी जुडिशियल सर्विस कमीशन है, वो अपॉइंट करता है ऐसे ही। अब इनको पूरा जानने की जरूरत है। ऐसे ही फ्रांस में प्रेसिडेंट है जो कि मतलब कि सोवरेनिटी और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मेंटेन करते हैं, बट वो डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं करते जजेस को, वहां पे भी एक हाईएस्ट काउंसिल ऑफ जुडिशरी है, ठीक है। तो वो डिसाइड करते हैं। तो मिनिस्टर जो है वहाँ जस्टिस, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस, वो जो हाई कोर्ट की जो हाईएस्ट काउंसिल है, हाईएस्ट काउंसिल ऑफ जुडिशरी, उससे डिस्कस करके पॉइंट करते हैं। अब ये कर रहा है देखो, अगर एनजेएसी आ गया तो काफी फायदा होगा, ठीक है, क्योंकि नॉमिनेशन ऑफ जजेज होंगी बहुत जल्दी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की वजह से। क्यों, अगर जजेज नॉमिनेट नहीं किए तो, क्योंकि अब गवर्नमेंट के हाथ में हो जाएंगे, गवर्नमेंट के हाथ में हुए तो पब्लिक प्रेशर होगा, पब्लिक प्रेशर होगा तो गवर्नमेंट को काम करना ही पड़ेगा। तो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की वजह से नॉमिनेशन जल्दी होगा। जो आज के टाइम पे कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है वो काफी वीक है। क्यों है वीक, इसमें क्या है हमें पता ही नहीं, काफी ओपेक है, हमें पता ही नहीं। जैसे आज के टाइम पे अगर सुप्रीम कोर्ट में क्या करना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना है, तो कौन करेगा, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो जैसे ना सीनियर मोस्ट बनते हैं हम तो। पहले ना देखो 3 केस आए थे सुप्रीम कोर्ट के, फर्स्ट केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस। क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज नंबर ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट उनसे डिस्कस करके वो अपॉइंट करेगा। लेकिन एक था सेकंड केस, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी काम कर रहे हैं और बाकी अदर जजेज भी हैं वो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सब एडवाइस देंगे। लेकिन इसमें जो ये इन दोनों की बात थी, ये लीगली बाउंडिंग नहीं थी प्रेसिडेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से भी कर सकता है, ये सिर्फ इसको सलाह थी। सेकंड केस में क्या किया, इस सलाह को बाउंडिंग कर दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी जो 4 जजेज हैं, ये सॉरी 2 जजेज, 2 जजेज, ये मिलके जो सलाह देंगे उसको मानना पड़ेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। थर्ड केस में क्या किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 1 2 3 4 जजेज 4 हो गए, और ये बाइंडिंग कर दिया एडवाइज, मतलब सेकंड में अगर थर्ड केस में जाए तो 2 जजेज और बढ़ा दिए। तो ये हमारा कोलिजियम सिस्टम। अब इसमें बड़ा नेपोटिज्म चलता है और टाइमली अपॉइंटमेंट नहीं होता, तो ये सब इशू हैं। इस वजह से जो अपने राइटर हैं वो बोल रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, जजेज को, मतलब सॉरी, जो अपना एनजेसी है वैसा ही एक्ट एक फिर से लेके आना चाहिए। एक होता है जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इंपॉर्टेंट चीज आप ये लिख सकते हो एसए में या फिर जीएस2 में। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आप क्या लिख सकते हो, लिख नहीं सकते, वो एक मूवी का डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यहाँ सिर्फ तारीखें मिलते हैं माय लॉर्ड, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। तो अभी तो वही मिल रही है, ठीक है। लोग मर जाते हैं फिर उनका रिजल्ट आता है कि क्या रहा कोर्ट में,
तो ये सब इश्यू तभी सोल्व होंगे। अब एक इम्पोर्टेंट क्या है आर्टिकल है, टू स्टेट दैट विल डिसाइड यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, द स्टेट्स। अब देखो यूएस और इंडिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या क्या डिफरेंस है, ये सब आपको जीएस टू में कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। पीवाईक्यू आ चुका है फ्रांस से, फ्रांस और इंडिया के प्रेसिडेंट पे। तो यूएस पे भी आई डोंट नो, मुझे ध्यान नहीं आया या नहीं, लेकिन इसको अच्छे से कवर करना है कि क्या क्या डिफरेंस है, इंडिया में कैसे होते हैं। मुझे बताओ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इंडिया में होता है या नहीं। उसके बाद बताओ मुझे ओपन बैलेट होता है या सीक्रेट बैलेट। उसके बाद बताओ मुझे कितनी, क्या एक मतलब कि कोटा फिक्स होता है कि इतने वोट लेने ही पड़ेंगे प्रेसिडेंट के। ओके, आगे चलते हैं। लाइव डिटेक्टर टेस्ट। अब देखो ये टेस्ट क्या है, जैसे अभी रेप केस हुआ था ना कलकत्ता में, सबने सुना होगा, ठीक है। अब कोलकाता में जो रेप केस हुआ था उसके लिए जो मतलब कि सीबीआई है वो बार बार लाइव डिटेक्टर टेस्ट जो टेस्ट है वो कर रही है। अब लाइव डिटेक्टर टेस्ट के ऊपर ही सवाल उठा दिया है। 2010 से पहले तो उसको अच्छा माना जाता था, लेकिन 2010 के बाद, ठीक है, साइकेट्रिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि देखो ये जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल ही करेक्ट हो, इसमें भी बहुत सारी इश्यूज आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज उसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आर्टिकल 20 का ये वॉइलेस है, क्योंकि आर्टिकल वॉयलेशन क्यों कर रहा है आर्टिकल 20 पार्ट 3 का। मुझे बताओ फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल से कौन से तक हैं, और मुझे बताओ आर्टिकल 20 के 3 पार्ट हैं, 1, 2, 3। सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाले के ये अगेंस्ट है भैया, मतलब मेरे से पूछ के ही और मेरे से काम करवाया जा रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट चीज है ये। उसके बाद जो ये पॉलीग्राफ टेस्ट है, एक होता है डीडीटी टेस्ट। इसके अंडर में 3 टेस्ट आते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट आता है एक तो, ठीक है, ब्रेन मैपिंग आती है, और नार्को एनालिसिस आता है। ठीक है, इन तीनों के बारे में बता रखा है कि कैसे होते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है प्रोसीजर जानना। इंपॉर्टेंट चीज है केस जानने, ठीक है, किस केस में क्या बोला। सुप्रीम कोर्ट का एक केस हुआ था, उसका नाम जरूर लिख देना अगर ऐसे आ जाए कि ये प्राइवेसी को हैम्पर कर रहे हैं यानी। हाँ, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। नो लाइव डिटेक्टर टेस्ट शुड बी एडमिनिस्ट्रेड एक्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट ऑफ एक्यूज्ड। एक्यूज्ड की कंसेंट नहीं हुई तो कोई भी लाइव डिटेक्टर टेस्ट नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। एलजीबीटी वाला मैंने बता दिया, आप इसको एग्जाम्पल में जरूर ऐड किया करो ऐसी ऐसी चीजों को, इससे मार्क्स बढ़ेंगे। जीएसटी, मुझे बताओ जीएसटी काउंसिल का हेड कौन होता है, कौन से आर्टिकल में जीएसटी काउंसिल, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आई। जीएसटी काउंसिल में स्टेट का कितना मतलब कि डिसीजन मेकिंग में स्टेट का कितना पार्ट है और सेंटर का कितना है, और मिनिमम कोरम क्या है बैठक के लिए जीएसटी काउंसिल का। ये सब क्वेश्चन बताओ। ये देखो ऐसे करके आपका रिवाइज हो रहा है। अब ये सारी मैं ही बता दूंगा तो फिर क्या फायदा हुआ। ठीक है, चलो मैं आपको आर्टिकल बता देता हूँ जीएसटी 279 में, ठीक है, हेड भी बता देता हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर। अब बाकी चीज आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे चलते हैं। आगे हमारा मैप का कार्यक्रम शुरू होगा। अब थोड़ा सा मैप में आज इम्पोर्टेंट मैप्स भी देखने हैं हमें। तो इम्पोर्टेंट मैप्स में हमें क्या क्या देखना है, इजराइल, इजराइल का मैप देखते हैं, उसके आसपास की कंट्री देख लेंगे, सूडान देख लेंगे। तो सूडान देखते हैं हम। अरे यार चल जाना। हाँ, ये देखो, ये इजराइल है अपना, इजराइल आपको दिख रहा होगा। अरे देखो पूरा मैप देख लो पहले। इसमें क्या है, ये अफ्रीका है अपना, अफ्रीका में ये सूडान है, सूडान में ये साउथ सूडान है, ठीक है। अब सूडान जो है, सूडान, इस सूडान की बात, ये खोर्तुम है ना, ये पीवाईक्यू में आया था, ये खोर्तुम जो जगह है। सूडान किस किस को टच कर रहा है, चैड को, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक को, साउथ सूडान को, इथोपिया को, इरिटेरिया को, इजिप्ट को, लीबिया को, ठीक है, काफी बड़ी कंट्री है सूडान। उसके बाद दारफुर रीजन भी सूडान में ही है, दारफुर, आप सर्च कर लेना दारफुर रीजन को। ये सीड के नाम से याद कर लो, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्री आती हैं, सीड, सोमालिया, इरिटेरिया, इथोपिया, जिबूती, ठीक है। ये रेड सी है, ये गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है।
अब इन दोनों को कनेक्ट कौन करती है बताओ? बल अल मंडप स्ट्रेट, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम इजराइल। चलो इजराइल के लिए फ्लाइट लेते हैं। तो ये इजराइल है, ये गाजा स्ट्रीप है इसके इधर साइड। ये गाजा स्ट्रीप आप देख लो। ठीक है, फतेह ग्रुप है यहाँ, फतेह। ये इजराइल है, ये जेरूशलम है, ये वेस्ट बैंक है। ये हाइफा पोर्ट है, इंपॉर्टेंट हाइफा पोर्ट। ये तल अवीव फोर्ट है। ये डेड सी है, अगर कोई पूछ ले, इजराइल और जॉर्डन के बीच में। इसमें एक रिवर और थी यार, रिवर सर्च करना कौन सी रिवर है। आई थिंक जॉर्डन ही रिवर थी, आप सर्च कर लेना। उसके बाद न्यूज में कुछ और कंट्री भी थी क्या, श्रीलंका। श्रीलंका को देख लेते हैं भाई साहब। अपने पड़ोसी लोग तो थे, जाफना पोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये त्रिकोणमली है। यहाँ पे इंडिया ने कोई ऑयल वगैरह की वो की थी इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अच्छा, कच्चा दीव आइलैंड, मुझे बताना कच्चा दीव आइलैंड कहाँ है और उसका क्या इशू है। तो आज के लिए हम यहीं पे मतलब कि इतना ही कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज पढ़ते रहिए। थैंक्स ए लॉट।